Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the orbital structure of pyrrole, furan, thiophene, and the pyridine. But before discussing the orbital structure of all these compounds, it is necessary to study about the orbital picture of the benzene. So first of all, we will discuss about the orbital picture of the benzene. But before that, we must have a नॉलेज ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको फिर से दे दें कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या थे। हमने आपको ये बताया था, जैसे नेम सजेस्ट करता है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और जो आपकी प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कम से कम एक हीट्रो एटम जरूर होगा। वो आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो आपका सल्फर भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो आपके फास्फोरस भी हो सकता है। लेकिन मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो स्केलेटन होगा, वो तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कार्बन की ही होगी। सो द कंपाउंड इन विच द रिंग कंटेन an heteroatom like the nitrogen, oxygen, and sulfur, along with the main constituent atom, that is the carbon atom, in their skeleton are called as the heterocyclic compound. जैसे एग्जांपल हमने पढ़े थे, पायरोल हो गया, जैसे स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दी, एक पेंटागन स्ट्रक्चर है जिसमें हीट्रोएटम कौन हो गया, आपके नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन इज पायरोलिडीन, ये इसकी हाइड्रोजनेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट वन इज फ्यूरान, जिसमें हीट्रोएटम ऑक्सीजन है। इसकी हाइड्रोजनेटेड जो फॉर्म है, कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड जो फॉर्म है, दैट इज द THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। नेक्स्ट वन इज द थायोफीन, जिसमें हीट्रोएटम सल्फर है। उसके बाद pyridine, जिसमें हीट्रोएटम नाइट्रोजन है। देयर स्ट्रक्चर इज लाइक दैट ऑफ द बेंजीन, जिसमें एक हीट्रोएटम बस नाइट्रोजन आ गया कार्बन की जगह। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड फॉर्म है pyridine की, उसे आप पिप्रिडीन कहते हैं। उसके बाद इंडोल, अगर हम पायरोल और बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर दें, इट हैज टू रिंग पार्ट, वन इज द पायरोल पार्ट, अदर वन इज द benzene ring part, that collectively called as the indole. Next one, quinoline. Quinoline is also a combination of two ring part. One is the pyridine ring part, other one is the benzene ring part. If we change their position of attachment of the pyridine part and the quinoline, then other structure may be the isoquinoline. So these are the different example of the heterocyclic compound. अब हम देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन के बारे में कि बेंजीन की ऑर्बिटल पिक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर काफी जगह जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, उनको हम कंपैरिजन जरूर करेंगे उसका बेंजीन के साथ। तो इसीलिए हमें बेंजीन की ऑर्बिटल पिक्चर का पता होना जरूरी है। सिमिलरली, आप बेंजीन की ऑर्बिटल पिक्चर को जब आप एक्सप्लेन कर पाते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर और जितनी भी आपकी जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की ऑर्बिटल पिक्चर है उनको एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन जो करेंगे वो कौन सी होगी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। जैसे फार्मूला रिफ्लेक्ट करता है कि इसका फार्मूला है C6H6, तो इसके अंदर दो ही टाइप के एटम हुए, वन इज द कार्बन एटम, अदरवाइज इज द हाइड्रोजन एटम। तो जो सेंट्रल एटम हुआ वो तो आपका कार्बन हो गया। तो कार्बन की कॉन्फिगरेशन क्या हुई, 1s2 2s2 2p2। 1s2 2s2 2p में देखेंगे तो वैलेंस शेल कौन सी हो गई, 2s2 2p2। तो अगर आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें, ओपन फॉर्म में लिखें, ऑर्बिटल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप कुछ इस टाइप से लिख देंगे। और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट डायरेक्टली हमने लिख दी है। मींस 2s2 2s में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक को हमने आगे एक्साइट कर दिया 2p के अंदर, 2p के पास दो ही इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 हो चुके हैं। सो इट मींस दैट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बन। हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन क्या होगी, 1s1, दैट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द हाइड्रोजन। ऑर्बिटल फॉर्म में लिखें तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया, दैट इज द बाय हाफ एरो। तो 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, उसको हाफ एरो से हमने रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जब कभी भी आप बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो, या किसी और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे इजी वर्क क्या होता है कि अब सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर को आप ड्रा कर लें, आप देख लें कि हमें एक्सप्लेन क्या करना है। अगर वो आपके माइंड के अंदर रहेगी तो उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैं ड्रा करूं रफली यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है जो हम फाइनली जिस तक हमें पहुंचना है। देखो ये अल्टरनेट डबल सिंगल डबल, और हर पॉइंट के ऊपर बोलो कौन है, यहाँ पे कार्बन है। देखो हर पॉइंट के ऊपर कार्बन है। तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर ये स्ट्रक्चर होनी जरूरी है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन ही इस चीज को करना है। तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले आप कोई भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चर आपके माइंड में जरूर रखें। अब देखो क्या बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो हम कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है कि हाइब्रिड स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, प्लस में लोन पेयर ही देखने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने, नंबर ऑफ लोन पेयर। आप देखिए किसी भी कार्बन को ले ले, एनी वन कार्बन,
तो आप क्या देखेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कोई है नहीं, तो इज इक्वल टू 3। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो गई, sp2। मींस बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन है उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, sp2 है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बेसिस के ऊपर इतना चेकआउट करने के बाद ये रफली आप करेंगे एग्जाम में, आप ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप ये रफ वर्क करके देख लेंगे और अपने दिमाग में कर लेंगे कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या होगा कि जो कार्बन है इसकी जो वैलेंस शेल थी उसके अंदर एक तो कौन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक तो s होगा और 2p, तो 1s और 2p जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, नाउ दे इंटरमिक्स विद each other to undergo the sp2 hybridization। और आपके एक तो कौन 2s और दो कौन थे 2p ऑर्बिटल, जब वो इंटरमिक्स हुए तो टोटल ऑर्बिटल कितने इंटरमिक्स हुए हैं 3, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे 3 नए न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 के 3 न्यू ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। तीनों का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो तीनों का नाम हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड रहेगा, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या काम आता है, वो पाई बॉन्डिंग में काम आता है, साइडवेज ओवरलैपिंग में काम आता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में हमेशा ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होंगे और पाई बॉन्ड बनाने में हमेशा ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होंगे। तो अभी हमने देख तो लिया, एक तो s और दो तो कौन 2p, तो एक तो 2p अभी बच गया है, वो आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, वही तो काम आएगा कौन सा बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड बनाने में। तो हमने ये देख ली कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है आपकी sp2। तो हर कार्बन के पास बोलो क्या है, मैंने एक कार्बन दिखाया, इसमें आप बड़े ध्यान से देखें, हमने 3 ही ऑर्बिटल दिखाए हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, 3 ऑर्बिटल ही दिखाए हैं, 120 डिग्री के ऊपर होंगे, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ उनको अरेंज करें तो आपकी क्या होगा ओरिएंटेशन 120 डिग्री। तो मीन्स 120 डिग्री के ऊपर दिखाया, तीनों sp2 हैं, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन को दिखाया। बेंजीन में बताओ टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है 6, तो 6 के 6 कार्बन को हमें ऐसे शो करना है, तो ये कार्बन एटम नंबर 1 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम 6 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये सेकंड कार्बन एटम आ गया, फिर अब होगा क्या यहाँ पे साथ के साथ, देखो ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, अब जो फर्स्ट कार्बन है इसका एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ देखो ये ओवरलैपिंग करेगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो इस टाइप से इनके बीच जब ये ओवरलैपिंग होगी तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसे देखो नेक्स्ट कार्बन आ गया, तो नेक्स्ट कार्बन आया तो एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन का sp2, फिर देखो ओवरलैपिंग हो गई है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आ गया नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गया तो इसका भी एक sp2 दूसरे sp2 के साथ बोलो क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट वन, फिर उसी टाइप से एक सिग्मा sp2, ये दूसरा sp2 हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में फिर से ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट आ गया ये अपने वन साइड देखो sp2 के बीच सिग्मा बॉन्ड, उसका दूसरी साइड में sp2 के बीच सिग्मा बॉन्ड। ओवरऑल आपने क्या देखा, हर कार्बन के पास कितने sp2 ऑर्बिटल थे, 3 sp2 ऑर्बिटल थे। उसमें से हर कार्बन के जो 2 sp2 ऑर्बिटल थे वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए अपने जो उसके एडजेसेंट उसके जो नेबरिंग कार्बन एटम थे उनके साथ। तो इस टाइप से अब क्या बच गया, हर कार्बन के पास बच गया एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी एक एक बचा हुआ है। हर कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यूज हो चुके हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द एडजेसेंट विद द नेबरिंग कार्बन एटम्स। अब जो हर कार्बन के पास एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया है, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करे, फार्मूला क्या था C6H6। तो जो 6 हाइड्रोजन है, जो 6 हाइड्रोजन एटम है, वो क्या करेंगे, वो अब हर एक कार्बन एटम के पास जाएंगे अपने ऑर्बिटल के साथ, अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और हर कार्बन के ऊपर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो ये पहले कार्बन के पास गया ये H, इनके बीच में बोलो ये ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग होने से बोलो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बोलो क्या, सिग्मा बॉन्ड कार्बन और H के बीच। देखो ये दूसरा H आ गया, फिर से क्या बन जाएगा बोलो, ये सिग्मा बॉन्ड H के साथ। नेक्स्ट H, ये कार्बन और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग हुई, ये कार्बन और H के बीच देखो नेक्स्ट का भी सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट ये भी कार्बन और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये लास्ट वन आ गया 6 हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो आपने क्या देखा, ओवरऑल अभी तक जितनी बॉन्डिंग हुई है उसको अगर हम वेरी सिंपल वे में लिखना चाहें तो देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या बने हुए दिख रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वहां पे कार्बन ही होते हैं। बोलो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर हर जगह कौन है जो हमने शो कर दिया यहाँ पे, कार्बन। तो आपने क्या देखा, हर कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं,
कैसे हुए? हर कार्बन के जो 2 बॉन्ड है वो तो एडजेसेंट कार्बन के साथ और एक H के साथ, वही हमने ऊपर ऑर्बिटल पिक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब जैसे कि हमने शुरू में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? sp2, एक s और 2p। अभी एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। नाउ ईच ऑफ द कार्बन एटम हैज वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो वो हम शो करेंगे अभी, देखो ये हमने शो कर दिया। अब क्या होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। तो कोई जो एक कार्बन है उसका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है किसी भी एक राइट या लेफ्ट किसी भी एक कार्बन के साथ क्या करेगा? आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे अभी हमने डॉटेड ये रेड लाइन से शो किया, देखो ये ओवरलैपिंग हो गई। अगर हम दूसरे को शो करें तो देखो ये फिर ओवरलैपिंग हो गई। नेक्स्ट को शो करें तो देखो ये ओवरलैपिंग हमने शो कर दी। तो इस टाइप से 3 पाई बॉन्ड देखो ऐसे बन गए बेंजीन के अंदर। तो ओवरऑल दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ओवरलैपिंग जैसे मैंने अभी शो की, इसकी बजाय ओवरलैपिंग जरूरी नहीं कि राइट साइड में ओवरलैपिंग करता, अगर वो लेफ्ट साइड में ओवरलैपिंग करता तो देखो इस स्टेप से ओवरलैपिंग हो सकती है। देखो इसने ओवरलैपिंग की, ये नेक्स्ट इधर ओवरलैपिंग कर लेगा। देखो ये सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग, देखो ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी हमने शो कर दी। तो बेंजीन की ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है। तो जिसमें सिर्फ किस चीज में डिफरेंस है? दोनों स्ट्रक्चर दोनों ही बेंजीन की है, बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द ओरिएंटेशन, इन द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, इन द पोजिशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से दे डिफर इन द पोजिशन ऑफ द पाई बॉन्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस। इसे रेजोनेंस भी कहते हैं कि बेंजीन की एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट हो रही है with the movement of the pi electron, that process is called as the resonance। तो मींस रेजोनेंस कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैसी क्या डेफिनेशन होगी इसकी? रेजोनेंस एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच ए मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म टू एक्सप्लेन ऑल देयर प्रॉपर्टीज। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर बन गई, बोलो किस चीज की? आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर बन गई है। इसके दौरान एक चीज और आपको बता दें, इसके दौरान जो एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होती है, हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं इसके बीच में। और फाइनली ओवरऑल हम देखो सर्कल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मींस अंडर सर्कुलेशन ही रहते हैं। तो जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो उसके दौरान जो एनर्जी निकलती है वो होती है 151 किलो जूल पर मोल। दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। मींस रेजोनेंस एनर्जी से मॉलिक्यूल के अंदर आ गई स्टेबिलिटी, क्योंकि जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई तो एनर्जी निकल गई बाहर, खुद की एनर्जी हो गई कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो इसी वजह से जो बेंजीन है एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये हमने देखा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। बिल्कुल इसी बेसिस के ऊपर अब हम और अपने जितने भी सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनकी ऑर्बिटल पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पिप्रिडिन। पिप्रिडिन की जो स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल इसी टाइप से, इसमें कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे? पिप्रिडिन की सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप एक स्ट्रक्चर देखो ड्रा कर ले ऐसे। देखो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। पिप्रिडिन की ये स्ट्रक्चर है, हेक्सागन टाइप की स्ट्रक्चर, हर जगह सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आपने क्या देखा, चाहे कार्बन हो, हर कार्बन के ऊपर देखो 2 H होंगे इस टाइप से, औरों को दिखाने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टूड सी बात है। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं। तो हर कार्बन के बॉन्ड गिने, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो वही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते थे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बेसिस के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 + 0 = 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। ऐसे जो नाइट्रोजन है उसके 3 बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास क्या होगा? एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? उसी टाइप से 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो 3 + 1। उसी टाइप से आंसर 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। मींस इन केस ऑफ द पिप्रिडिन ईच ऑफ द एटम, whether it is the कार्बन एटम जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्रेजेंट है, या नाइट्रोजन एटम जो हीट्रो एटम है, हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। वो हमने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पता लगा लिया। अब उसी बात को करेंगे हम एक्सप्लेन। देखो ये कार्बन की हमने कॉन्जुगेशन लिखी उसी टाइप से, 1s2 2s2 2p2, वैलेंस शेल है 2s2 2p2। अब इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखेंगे, देखो ओपन फॉर्म के अंदर। तो ये एक्साइटेड स्टेट डायरेक्टली हमने लिख दी जैसे अभी बेंजीन के केस में हमने बताया था। उसके बाद नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3, वैलेंस शेल कौन सी? 2s2 2p3। फिर इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे ऑर्बिटल फॉर्म के अंदर। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 करके भरा, क्योंकि हंस रूल को हमने यूज किया। हंस रूल ने क्या कहा था कि अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि 2px 2py 2pz तीनों के तीनों आपके क्या है? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसलिए हंस रूल ने क्या कहा था? अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल
कैसे? फिल्ड अप सिंगली देन पेयरिंग विल स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन ही 3 है तो 1 1 1 पहले सिंगली ऑक्युपाइड किए जाएंगे, तब हम पेयरिंग करेंगे, लेकिन थे ही 3 तो इसलिए हमने इनको सिंगली ऑक्युपाइड कर दिया। तो हंस रूल को हमने यहाँ पे फॉलो किया था। उसके बाद ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s के अंदर 2, इनको लोन पेयर कहते हैं, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 1 1, दीज आर कॉल्ड एज द बॉन्ड पेयर। वही हमने देखो स्ट्रक्चर जब ड्रा की थी उसमें हमने शो भी कर रखा है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर है, लोन पेयर भी हमने शो किया। उस टाइप से हमने हाइब्रिडाइजेशन पता कर ली थी। अब उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने ये देखा एक और एटम है दैट इज द हाइड्रोजन 1s1, उसकी ऑर्बिटल भी हमने ड्रा कर दिया, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बिकॉज ईच ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे लिखें उसको? देखो 1s और बोलो कौन 3 आपके p ऑर्बिटल्स हो गए, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर to give the new orbital in the same number having the same energy and the same shape, means all the 4 orbitals have the same shape, और ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। वन बिगर लो, वन स्मॉलर लो। बिगर लो मींस इट हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बॉन्ड फॉर्मेशन में बिगर लोब को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बिगर लोब ही ओवरलैपिंग में यूज होगा, स्मॉलर लोब नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलर हैज द वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम समय, मैक्सिमम टाइम आपका कहां बिताता है, कहां पे करता है? बिगर लोब के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं द बिगर लोब हैज द हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटलों के सभी के नाम क्या? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम उसी टाइप से जैसे हमने पीछे बेंजीन में किया था, इसी टाइप से हम अब क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स के थ्रू जितने बॉन्ड हैं उनको बनते हुए एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी। तो क्योंकि हर कार्बन, हर नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की है हर एक कार्बन ने भी, हर एक नाइट्रोजन ने भी। तो देखो अब हम शो करते हैं, ये हमने सबसे पहले शो कर दिया कार्बन। क्योंकि क्या बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, कैसे कहें कि हमने कार्बन के रिप्रेजेंट कर दिए, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि ये नाइट्रोजन का है? वो इसलिए आप ध्यान दें कि कार्बन की जो वैलेंशियल थी उसमें बोलो कितने ऑर्बिटल थे? 4 थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें? सभी में एक एक थे। देखो 2s में भी एक है, 2p में, 2p में, 2p में, सभी में एक एक थे। यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने उसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन हमने कितने दिखाए? 4 ही दिखाए है ना वैलेंशियल के, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कह रहे हैं दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम। समझ गए? अब नेक्स्ट बताएं, देखो मैंने दूसरा भी लिखा, अब बताओ ये किसका है? ये भी कार्बन का ही है। तो अब क्या होगा? देखो कार्बन का एक sp3, कार्बन का दूसरा sp3, के बीच में ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट दिखाया, बोलो ये भी कौन? ये भी कार्बन का ही है, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो देखो एक sp3, एक कार्बन का दूसरे कार्बन का sp3, फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया ड्यू टू द ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब नेक्स्ट बताना ये किसका ड्रा किया मैंने? ये भी कार्बन का है, क्योंकि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो दोनों कार्बन का एक एक sp3 आपस में क्या करेगा? बोलो ओवरलैप टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये जरूर ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जब कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट बताएं ये किसका है? ये भी आपके कार्बन का ही है। तो sp3 दोनों ने ओवरलैपिंग की अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इस टाइप से बन गया ये सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट बताएं ये किसका है? इसमें देखो अब आपको क्लियर दिख गया ना नाइट्रोजन का है। क्यों है नाइट्रोजन का? टोटल देखो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसमें से 3 के अंदर तो 1 1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और एक में देखो ये क्या आ गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे दिखा दिए। देखो जो लोन पेयर वाले थे, हो गए ना टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मींस दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की रिप्रेजेंटेशन थी, क्लियर कट आपको दिख भी रहा है। अब क्या होगा? नाइट्रोजन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वन साइड में कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरी साइड में देखो ये दूसरे sp3 के साथ देखो सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ओवरऑल आपको क्या दिखाई दिया? क्या क्या बच गया? अब ऐसा हुआ कि हर कार्बन के पास, हर कार्बन ने अभी तक 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, नाइट्रोजन ने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब क्या बच गया? अब हर कार्बन के पास 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए हैं, 2 sp3, और दोनों sp3 में बोलो क्या है? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच। ऐसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास भी 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक sp3 देखो ऐसा है, देखो ये दिख रहा, जिसके पास क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा sp3 कैसा है? जिसमें क्या है? बोलो ये देखो, ये लॉन पेयर दिख रहा है हमारे यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो अब क्या करें? अब आएंगे हाइड्रोजन एटम। कौन आएंगे? बोलो हाइड्रोजन। तो अब हर कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, देखो 1 हाइड्रोजन और ये सेकंड हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन के जो बचे हुए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो 2 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दोनों के साथ क्या बना लेंगे? सिग्मा बॉन्ड। देखो
या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं, दे ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, या भूले नहीं। ऐसे ही जो दूसरा है ये sp3, उसके साथ भी हाइड्रोजन क्या बना लेगा, देखो ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ऐसे ही हर कार्बन के पास होगा। देखो हर कार्बन के ऊपर, देखो नेक्स्ट मैंने 2H दिखा दिए, यहाँ पे दिख गया ना आपको अगले कार्बन के पास। फिर से ये 2 आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 1 सिग्मा बॉन्ड देखो ये ऐसे H के साथ, ऐसे जो बच गया एक, वो भी देखो क्या बना लेगा, ऐसे सिग्मा बॉन्ड। ऐसे नेक्स्ट कार्बन, ये भी देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा कार्बन आएगा, देखो कार्बन के पास ये H आ गया, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड और बना रहा है 2H एटम के साथ। अब नेक्स्ट देखो, अब आ गया ये नाइट्रोजन के पास एक H, इसने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन लोन पेयर एज सच रहेगा। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बच गया। नाइट्रोजन ने सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे एडजेसेंट नेबरिंग कार्बन एटम के साथ, और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया बोलो किसके साथ, H एटम के साथ, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया जिसके अंदर क्या है, लोन पेयर है। उसके बाद नेक्स्ट बचे हुए कार्बन, देखो ये एक H आया, इसने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ फिर सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये एक और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। देखो इस कार्बन के भी पूरे 4 हो गए। अब नेक्स्ट जो आपके लेफ्ट टॉप के अंदर है, देखो ये एक H आया sp3 के साथ सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद एक और आया H, इसने भी देखो सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब देखो नीचे ड्रा करते हैं, ये हमने दिखा दिया। देखो हर कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पूरे 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास मैंने 2 डॉट दिखा दी, मींस वो लॉन पेयर है जो बच गया। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोलो किस चीज की, पिप्रिडीन। तो इस टाइप से ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन की, बोलो किस चीज की, पिप्रिडीन की। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलता है पिरिडिन का। अब हम पिरिडिन की एक्सप्लेन करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को। उसी टाइप से हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करें, पिरिडिन की देखो साइड में आप स्ट्रक्चर ड्रा करके देख ले। ये स्ट्रक्चर ड्रा करके हमने देख ली। देखो ये पिरिडिन की स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल डबल बेंजीन की तरह बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, और हर कार्बन के पास देखो एक H है। इस टाइप से हर कार्बन के पास बोलो क्या है, एक H। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर माइंड में रखें, और हर कार्बन और नाइट्रोजन की क्या डिटरमाइन कर ले, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो कार्बन के देखो 1 2 और 3 तो बोलो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या था ये, पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई है नहीं, तो आंसर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो बोलो क्या हुआ, हाइब्रिड स्टेट क्या निकल गई आपकी, 2 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस में एक लोन पेयर, तो आंसर हो गया 3 3 का मतलब sp2। मतलब जैसे पिप्रिडिन में तो क्या था, कार्बन और नाइट्रोजन सभी की sp3 थी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे सभी की sp2 है। तो अब हम क्या करें, देखो सबसे पहले उसी टाइप से कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखी, वैलेंस शेल आपने देखा, उसको डायरेक्ट हम एक्साइटेड स्टेट में देखो लिख देते हैं। फिर नाइट्रोजन की लिखते हैं, उसकी वैलेंस शेल 2s2 2p3, इसकी फिर हमने ऑर्बिटल पिक्चर ओपन फॉर्म में इसको ड्रा कर दिया। उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर हमने देखा, ये सारी चीज हम पहले आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी ऑर्बिटल पिक्चर। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन का हमने पहले ही पता लगा लिया। हाइड्रोजन की भी कॉन्फिगरेशन पहले लिख देते हैं, हाइड्रोजन की 1s1, इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो 1s के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। उसके बाद देखो एक तो 2s और 2 कौन बोलो 2p, they will intermix with each other to undergo the sp2 hybridization to give 3 new sp2 hybrid orbital having the same shape and the same एनर्जी। तो तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन चुके हैं। अब क्या करें उसी टाइप से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने शुरू में रफली ड्रा करके देखी थी, अब वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हम ओवरलैपिंग के द्वारा के ऑर्बिटल्स की किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है तभी तो कहलाती है ऑर्बिटल पिक्चर, कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करते हुए हमें शो करना होता है। अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन को देखो हम शो करेंगे। यहाँ पे देखो ये बोलो कौन है, ये तो कार्बन है। कैसे पता चला, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर उससे क्या हुआ, sp2 है तो 3 ऑर्बिटल्स दिखाने पड़ेंगे, फिर उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसलिए कार्बन की, और हमने C लिख भी दिया। इस टाइप से सेकंड कौन, ये भी देखो कार्बन आ गया। अब दोनों कार्बन का एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या कर गया, ओवरलैपिंग हो गई इनकी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट कौन, ये भी देखो कार्बन आ गया। तो इस कार्बन का क्या हुआ, sp2 के बीच दोबारा से साइड आपकी ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, दोबारा से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट ये भी कौन है, देखो कार्बन ही है। फिर एक sp2, दूसरे कार्बन का sp2 आपस में ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट कौन, ये भी देखो कार्बन आ गया। एक sp2 दूसरे sp2 के साथ देखो ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, फिर से क्या बन गया आपका, सिग्मा बॉन्ड। अब ये बताएं ये कौन आ गया, ये कार्बन के आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसे पहचाने, इसलिए पहचाने कि कार्बन के अंदर देखो एक तो कौन था बोलो,
एक s और 2p। तो देखो आपके ये लोन पेयर आ गए, क्योंकि देखो लोन पेयर आ गए, यहाँ पे आ गया ना लोन पेयर। तो एक ऑर्बिटल जो बचा हुआ है, चाहे कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी ना, एक s और 2p, एक तो p बच गया। वो p कैसा बचा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला p बचा है। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग में काम आएगा, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आने वाला है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं हमेशा ही हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का बनना। सिग्मा बॉन्ड के बनने को जब हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन के पास क्या बच गया? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अभी तक हमने क्या दिखाया? नाइट्रोजन ने भी देखो क्या किया, इसके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं दो, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक देखो राइट में, देखो इधर सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक देखो ये इधर लेफ्ट में बना लिया, आपके बन गए ना। और नाइट्रोजन के पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बच गया, जिसमें बोलो कौन है ये? दैट इज द लोन पेयर। ये कौन है? बोलो लोन पेयर। तो इट मींस जो लोन पेयर है वो जो प्रेजेंट होता है किस में होता है? वो प्रेजेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हमने कुछ देखो इस टाइप से हम ड्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कौन बच गए? बोलो H एटम बच गए। अब H क्या करेगा? हर कार्बन के पास बोलो क्या हो चुका है अभी तक? हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड और एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी बाकी है। हर कार्बन के पास, बड़े ध्यान से देखें, हर कार्बन के पास बोलो क्या है? एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बाकी है, जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? हर कार्बन के पास एक H आएगा। देखो ये H आ गया, देखो ऊपर राइट टॉप के ऊपर दिखाया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो कार्बन का जो अभी बचा हुआ था एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो इस H के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ऐसे नेक्स्ट H देखो अगले कार्बन के पास आया, दोबारा से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट के पास आ गया, फिर से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब नाइट्रोजन के पास आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ, सिर्फ लॉन पेयर वाला ऑर्बिटल है। तो इसलिए नेक्स्ट कार्बन के पास ही आएगा। देखो फिर से सिग्मा बॉन्ड, एक और H आ गया, वो भी देखो सिग्मा बॉन्ड। बोलो कितने H आ गए? टोटल 5। ये हमने फॉर्मूले में लिखा था C5H5N। अब ये इसकी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर यहां तक बन चुकी है। अब क्या है? अब हर कार्बन के पास, हर नाइट्रोजन के पास क्या बचा हुआ है? नाउ द एवरी कार्बन एंड द नाइट्रोजन एटम हैव द वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ईच विद वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये हमने शो कर दिया। अब क्या होगा? इसके बाद ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग। राइट लेफ्ट किधर भी दिखा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये डॉटेड लाइन से शो किया। अब जो रिमेनिंग नेक्स्ट है उसको देखो हमने डॉटेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये साइडवेज ओवरलैपिंग को हम एक्सप्लेन करें। देखो जो मैं रेड लाइन से डॉट डॉट कर रहा हूँ, दैट इज द साइडवेज ओवरलैपिंग। और इस टाइप से ये pyridine की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हमने कर दी, दैट इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द pyridine। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल की तरफ। पायरोल की अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, तो उसी टाइप से पायरोल की देखो स्ट्रक्चर क्या है। ये हमने एक पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर ड्रा की, इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक H, ये हमने बॉन्ड बना दिए, ये डबल बॉन्ड। हर कार्बन के पास बोलो क्या है? हर कार्बन के पास एक H। बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक पाई है। तो 3 सिग्मा प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो मतलब क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन को देखे 3 बॉन्ड है, तो एक लॉन पेयर भी है नाइट्रोजन के पास। तो बोलो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन की? 3। तो सिग्मा बॉन्ड है, देखो 1 2 एंड 3, और एक लॉन पेयर भी है। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो मतलब sp3। मतलब हमने क्या देखा? पायरोल के अंदर जो कार्बन एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब उसके लिए देखो हमने कार्बन की कॉन्जुगेशन लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंशियल है, वैलेंशियल को हमने ओपन फॉर्म में ड्रा किया, डायरेक्ट हमने ड्रा कर दी यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन लिखी हमने, देखो नीचे 1s2 2s2 2p3। इसके बाद ये इसकी वैलेंशियल, इसको भी ओपन फॉर्म में ड्रा करें। हंट्स रूल को भी हमने अप्लाई किया यहाँ पे। एक लॉन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर। हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन 1s1, ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने बताया। बोलो हमने क्या निकाला था? रफली ड्रा करनी पड़ती है हमें ये एग्जाम में भी। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, और नाइट्रोजन की sp3 है। देखो साइड में हमने निकाल के देख रखा है, नहीं तो हम यहाँ पे भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि हाइब्रिडाइजेशन क्या थी। तो इसलिए ये हमेशा ही आप ध्यान रखें, रफ स्ट्रक्चर ड्रा करें। एग्जामिनेशन में भी शो नहीं करनी होती है, हमें रफली ड्रा करनी होती है माइंड में लाने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस एटम की। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2, और नाइट्रोजन की क्या है? sp3। तो ये हम पहले से पता कर लेते हैं। अब उसी बेसिस पे तो अब हम लिख पाएंगे यहाँ पे। देखो जैसे कार्बन में हमने क्या लिखा? देखो 1s, 1 तो बोलो कौन है? 2s, और 2 कौन है? 2p वाले ऑर्बिटल। नाउ दे इंटरमिक्स विद ईच अदर टू अंडरगो द sp2 hybridization to give the 3 new orbitals
having the same shape and the same energy called as the sp2 hybrid orbital। ये हमने कार्बन में शो कर दिया। फिर बताओ नाइट्रोजन में क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो आपके 1s और 3 बोलो कौन, p, 1 तो 2s और 3 2p वाले ऑर्बिटल, नाउ दे इंटरमिक्स विद ईच अदर to undergo the sp3 hybridization to give the 4 new orbitals having the same shape and the same energy, all called as the sp3 hybrid orbital। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन के पास बोलो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, और नाइट्रोजन के पास क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया यहां तक? और इसलिए अब देखो मैं स्ट्रक्चर को इसको यहां से रब कर देता हूं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को। अब देखो मैंने सबसे पहले बोलो किसका ड्रा किया, कार्बन का। बोलो कैसे पता चला, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स ही दिखा रखे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी तो 3 ही ऑर्बिटल होंगे, हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। नेक्स्ट कौन, ये भी कार्बन ही हमने शो किया। तो एक कार्बन के sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैपिंग हुई अलोंग द एंटीन्यूक्लियर एक्सिस, ये मैंने करते हुए दिखाया, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट बोलो कौन, ये भी कार्बन है, तो एक sp2 दूसरे sp2 के साथ दोबारा से सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, ये भी कार्बन दिखाया लेफ्ट साइड में, तो एक sp2 दूसरे sp2 के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये बताएं किसकी है, आपको दिख गए ना, सेंट्रल कार्बन एटम नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा। क्यों होगा नाइट्रोजन, क्योंकि आपको 4 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने शो किए, जिनमें 3 में आप देखिए मैंने क्या दिखाया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक में क्या दिखाया, लोन पेयर, वो उसकी कॉन्जुगेशन भी थी नाइट्रोजन की। वैलेंशियल में क्या था, 2s2 2p3, मींस एक लोन पेयर था, 3 अनपेड थे, वही सेम यहाँ पर भी रहेंगे। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अपने जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे इसके, उसके साथ उसने क्या किया, अपने एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ एक का sp2 दूसरे sp3 के साथ बोलो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे ही देखो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ, अब आप ध्यान से देखें, हर कार्बन के पास तो बोलो क्या बचा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी बच चुका है, जो कि अब क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बनाएगा, बोलो बोलो क्या बनाएगा उसके साथ बनाएगा आपके सिग्मा बॉन्ड। तो देखो एक H आया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के साथ, देखो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये दूसरा H आ गया, देखो ये बन गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब देखो थर्ड H आ गया। अब नाइट्रोजन के पास भी अभी एक बचा हुआ था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये देखो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद एक देखो एक कार्बन के पास चला गया, फिर से सिग्मा बॉन्ड, एक और कार्बन के साथ फिर से सिग्मा बॉन्ड। बोलो टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए, 5। तो फार्मूले में जरूर ठीक कर ले, देखो C4 थे, H5 है ये यहाँ पे H5, ये आप करेक्शन कर लेना, जो हमने शुरू में फॉर्मूला लिखा था C4H5N। इसके बाद अब हम इसको लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहां तक की स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब क्या बच गया बोलो, अब हर कार्बन के पास क्या बच गया, एक कार्बन के पास, सिर्फ कार्बन के पास, ध्यान रखें, नाइट्रोजन के पास अब कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी नहीं है कार्बन के पास, सॉरी नाइट्रोजन के पास। कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 4 कार्बन है, चारों के चारों कार्बन के पास आपके एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो मींस ईच ऑफ द कार्बन एटम हैज 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ईच विद 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हमने शो किया। अब क्या होगी इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग, जैसे हमने शो कर दी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से पाई बॉन्ड बना। नाउ दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल, ये पायरोल की स्ट्रक्चर बन गई है। लेकिन अब बात ये आती है यहाँ पे कि जो पायरोल की स्ट्रक्चर हमने ड्रा की, ये स्ट्रक्चर क्या रियल यही एक स्ट्रक्चर है या इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है? तो आप ध्यान से देखें कि पायरोल की मैंने स्ट्रक्चर लिखी आपके सामने। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, हमने बताया भी था पीछे आपको पिछले लेक्चर में कि हर चीज यूनिवर्स में बोलो क्या होना चाहती है, स्टेबल। कैसे हो स्टेबल, एरोमेटिक होगी तो स्टेबल भी होगी हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या इसके पास है? अगर हम आंखों से देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये 2, दूसरे पाई बॉन्ड में 2, ऐसे तो 2 और 2 4 ही दिखे। लेकिन फिर ऐसे तो एरोमेटिक नहीं हुआ। फिर हमारी नजर गई कि नाइट्रोजन के ऊपर, लोन पेयर के ऊपर। ये हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आपको बार बार बताते हैं हम कि नाइट्रोजन के लोन पेयर, अब ये देखो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व कब होंगे। उसके लिए कंडीशन थी कि वो आपके कंजुगेशन में होने चाहिए। फिर कंजुगेशन में कैसे देखा जाता है कि वो नाइट्रोजन एटम जिसपे देखो लोन पेयर है, क्या वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है फ्रॉम बोथ दी साइड, मींस राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। आपने देखा, देखो अगर आप देखें राइट साइड में तो देखो नाइट्रोजन लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, बिल्कुल है ये कंजुगेशन में। ऐसे आप देखें लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर ये डबल बॉन्ड, फिर से हो गया देखो कंजुगेशन के अंदर। तो इसी को कहते हैं कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर इन कंजुगेशन, दे आर इन साइक्लिक कंजुगेशन। तो मींस टोटल, क्योंकि अब इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी लोन पेयर की रेजोनेंस के अंदर, तो ओवरऑल जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए
कंजुगेशन के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। 4 इलेक्ट्रॉन तो कौन से, पाई बॉन्ड की वजह से, और 2 किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। नाउ देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल, पाथ को सेटिस्फाई कर दिया, और साइक्लिक कंजुगेशन भी बन गई। साइक्लिक कंजुगेशन भी लोन पेयर की वजह से बनी है, तो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। तो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट हो गई, साइक्लिक कंजुगेशन हो गई, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया और स्टेबल हो गया। तो अब देखो मूवमेंट दिखाते हैं, नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 ये हम पहले ही सिखा चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की देखो मूवमेंट हुई नाइट्रोजन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव आ गए एंड सो ऑन। और इस टाइप से आपने क्या देखा, ये स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे। और ये जो स्ट्रक्चर बनी, दूसरे एरो को आप शो नहीं करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के एरो को शो किया। और ये कार्बन एटम नंबर 3 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस ये स्ट्रक्चर आपकी कम स्टेबल होगी बिकॉज देयर अकर द सेपरेशन ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जो आपको बताया गया था, तो बताया गया था कि जो आपकी ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन ना हो वो ज्यादा स्टेबल होती है, जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाए वो स्ट्रक्चर हमेशा ही लेस स्टेबल होती है। इसलिए जो पहली स्ट्रक्चर थी, न्यूट्रल स्ट्रक्चर थी पायरोल की, वो ज्यादा स्टेबल है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 बन गई, दैट इज अ लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब दोबारा रेजोनेंस चलाएं, देखो आगे मूवमेंट दिखाएं इलेक्ट्रॉन्स की, देखो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आगे, क्योंकि ये फर्दर डबल बॉन्ड के साथ फिर से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। वो देखो, वो कार्बन के ऊपर आया ना नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो अगले डबल बॉन्ड के साथ कैसे प्रेजेंट है, अल्टरनेटिवली। तो फर्दर कंजुगेशन चलेगी, फर्दर रेजोनेंस चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन की देखो हमने मूवमेंट दिखाई। अब नंबर 5 पोजीशन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ गया 5 पोजीशन पे। अब दोबारा से देखो, अब जो नाइट्रोजन और नंबर 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये फिर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की फिर से मूवमेंट हुई। अब नंबर 2 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड आगे, डबल बॉन्ड फिर से कंजुगेशन में है, एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहेगी। तो इस टाइप से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल के अंदर बन गई। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि मोर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोर द डिस्पर्सल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोर द एनर्जी रिलीज्ड आउटसाइड, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी, और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। लेकिन आउट ऑफ दीज डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन थी, जो न्यूट्रल वाली स्ट्रक्चर थी, लेकिन रेजोनेंस तो चलती ही है। इट मींस इसको सिंपली हम एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसके, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट तो होनी ही है, तो इसकी भी हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। फर्दर ये पाया गया कि जो रेजोनेंस एनर्जी है पायरोल की, वो कितनी होती है। देखो ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बनी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी निकली, उस निकली हुई एनर्जी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। और जो निकली एनर्जी वो पाया गया, दैट एनर्जी इज द 92 किलो जूल पर मोल, एंड दैट एनर्जी इज मच लेस देन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन। बेंजीन में कितनी निकलती एनर्जी, 151 किलो जूल पर मोल निकलती बेंजीन के केस में। उसके बाद ऐसा क्यों, अभी बताएंगे। लेकिन ये जो एनर्जी थी रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डाइईन्स। डाइईन्स बोलो कौन कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल सिंगल डबल, डाइईन उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि डाइन्स में होती है 12.5 किलो जूल। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए कि पायरोल के अंदर तो देखो एक ही स्ट्रक्चर ऐसी थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं था। लेकिन बेंजीन में अगर आप देखेंगे, पीछे हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपको सिखाई थी ना आज, वो किस लिए सिखाई, इसीलिए क्योंकि अब उसकी देखो यूटिलिटी आ गई। अब इसमें देखिए बेंजीन की एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ये दूसरी स्ट्रक्चर रेजोनेंस के द्वारा बनी, ये भी न्यूट्रल है। और भी स्ट्रक्चर बनाएंगे लेकिन उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, उनको दिखाने की जरूरत नहीं। यही हमारा काम चल गया कि बेंजीन के अंदर 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं देखो ऐसी, जिनके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, 2 स्टेबल स्ट्रक्चर हैं, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गई बेंजीन। तो while in benzene there are 2 resonating structure having no separation of charge। जबकि अब इसीलिए क्या हो गया, जो रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की वो ज्यादा होती है। बेंजीन के केस में आपकी 2 ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई, ज्यादा एनर्जी निकलेगी यहाँ पे, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, मींस 151 किलो जूल पर मोल। और जबकि एक ही न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनी आपकी पायरोल में, उसकी एनर्जी बोलो कितनी थी, सिर्फ 92 किलो जूल पर मोल है रेजोनेंस एनर्जी। निकलने वाली एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। हम आपको फिर से याद दिला दे, डाइन्स में देखो ये डाइन की स्ट्रक्चर बन गई, ब्यूटाडाइन, डबल सिंगल डबल, इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, ए साइक्लिक कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल। अब इसमें भी देखो हमने ये मूवमेंट दिखाई इलेक्ट्रॉन्स की, देखो डबल बॉन्ड ये आगे मूव हुआ, मींस डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, सिंगल की जगह डबल, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज। लेकिन हमने ये पता है, आपको ये बता रखा है पहले कि साइक्लिक कंजुगेशन इज मोर स्टेबल
देन द एसाइक्लिक कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पे डाइईन के अंदर क्या एसाइक्लिक कंजुगेशन है, एक एंड से दूसरे एंड पे गए, लगातार कंटिन्यूटी में तो मूवमेंट नहीं हुई ना। जबकि पायरोल में तो क्या था, कंटिन्यूटी में मूवमेंट थी, पूरे रिंग के अंदर सर्कुलेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी। तो इसलिए जो पायरोल है उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा थी, देखो 92 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, सर्कुलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रही, तो मींस कम मूवमेंट हुई, कम एनर्जी निकली। कितनी निकली, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि डाइंस के केस में रेजोनेंस एनर्जी होती है 12.5, सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल। तो इसीलिए हमने ओवरऑल बता दिया कि ये पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है, व्हाई द रेजोनेंस एनर्जी इन द पायरोल इज लेस देन बेंजीन, ऐसे आ जाए तो आप उतनी ही बात लिखेंगे जैसे ऊपर बताया। और ये आ जाए व्हाई द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द पायरोल इज मोर देन डाइंस, तो वो भी आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। तो ये था, ये सारी बातें थी किसके बारे में, अबाउट द ऑर्बिटल पिक्चर को हमने सेटिस्फाई किया कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी उसमें फर्दर रेजोनेंस चलती है, इसलिए उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जरूर बनेगी। फर्दर देखो, जो एक्सरे एनालिसिस था उसने एक चीज और बताई, क्या बताई कि रेजोनेंस चलती, इस बात को प्रूव किया गया। कैसे, कि देखो अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना होते, पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना होते तो क्या होता, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, देखो जो बिल्कुल न्यूट्रल स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन की, उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल ही होना चाहिए था। लेकिन एक्सरे एनालिसिस ने क्या बताया कि जो पायरोल है ना, पायरोल में, पायरोल के अंदर जो सीएन बॉन्ड लेंथ है, सीएन बॉन्ड लेंथ वो कितनी मिली, 138 पिकोमीटर मिली, 138 पिकोमीटर। जबकि जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो बोलो कितनी होनी चाहिए थी, 148 पिकोमीटर, मींस बॉन्ड लेंथ लंबी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली। तो ये छोटी क्यों हो गई, क्योंकि मींस देयर समथिंग डबल बॉन्ड करेक्टर, मींस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच रेजोनेंस प्रोसेस चलने की वजह से कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड आने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन के बीच थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ गई, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, इस बॉन्ड लेंथ को 138 पिकोमीटर पाई गई। ये एक्सरे एनालिसिस ने एक्सप्लेन किया, ये डाटा आया हमारे पास एक्सरे एनालिसिस के द्वारा। तो ये डाटा आना ये एक्सप्लेन करता है कि पायरोल के अंदर भी रेजोनेंस की प्रोसेस चली है, तभी तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जो कि एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था लेकिन वो सिंगल नहीं है, इट मींस उसके अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, और वो डबल बॉन्ड करेक्टर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस प्रोसेस से आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट, कि जो इसके अंदर जो रेजोनेंस चली, फर्दर द रेजोनेंस इन देयर स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट। वो कौन से फैक्ट है, देखो पहला, कि ये जो कंपाउंड है, रेजोनेंस चलने की वजह से, रेजोनेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से, इसकी जो क्षमता है, आपको दिख रहा है ना, इसमें डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, पायरोल के अंदर भी आपको दिख रहे हैं डबल सिंगल डबल। तो ये जो डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, ये क्योंकि अंडर सर्कुलेशन है, लगातार सर्कुलेशन में, साइक्लिक कंजुगेशन में है, साइक्लिक कंजुगेशन में होने की वजह से मींस ये फिक्स नहीं है वहीं पे, तो इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। जैसे बेंजीन होता है ना, बेंजीन में डबल सिंगल डबल, वो आपके कौन सी प्रोसेस चलती है उसमें, साइक्लिक कंजुगेशन, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया तो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट नहीं करना चाहेगा, ये अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पूरे मेंटेन करना चाहेगा। जैसे पायरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना चाहेगा, तो क्या ये अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, नहीं। तो अगर एडिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसमें एडिशन होता है, किसका, एडेंडम का, अक्रॉस द डबल बॉन्ड। इसलिए जो पायरोल है ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो करते ही साथ जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। कोई नहीं चाहता कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं, ऐसे पायरोल भी नहीं चाहता कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। तो ये बात सपोर्ट करती है कि जो पायरोल है उसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चली है, क्योंकि रेजोनेंस प्रोसेस चली है, आपके जो पूरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन लगातार हो गई, और इसलिए स्टेबल हो गया, एरोमेटिक हो गया, इसलिए एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो इट हैज द लो टेंडेंसी, वेरी लो टेंडेंसी टू शो द एक्सपेक्टेड एडिशन रिएक्शन, like the benzene भी जैसे शो नहीं करता एडिशन रिएक्शन, because they have the high degree of the aromatic character according to the Huckel rule। हक्कल रूल का बेस बनाते हैं हम इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये पहला फैक्ट आ गया जो रेजोनेंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है, कि रेजोनेंस प्रोसेस पायरोल में चली है। सेकंड फैक्ट क्या है, कि इट रेडली अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन तो इसने शो की नहीं, तो अब कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, आपने देखा ना कि रेजोनेंस प्रोसेस चलने की वजह से कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, 5 देखें, हर स्ट्रक्चर के अंदर देखें, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आए तो नेगेटिव पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो इसलिए दे शो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एडिशन तो शो कर नहीं करेंगे, तो बेंजीन की तरह सब्स्टिट्यूशन, मींस पायरोल शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज दे हैव द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
charge density on the carbon atom than the carbon atom of the benzene. ये बेंजीन से भी जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन में तो देखो कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ ही नहीं, बेंजीन में सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ नहीं। देखो ऊपर स्ट्रक्चर देखो बनी हुई है बेंजीन की, क्या इसमें आपको कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है? नहीं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है दोनों। लेकिन रेजोनेंस प्रोसेस चलने की वजह से पायरोल के अंदर कार्बन एटम के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया है। एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का जल्दी अटैक होगा। तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें इजी चली, पायरोल में या बेंजीन में? आपके ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रिएडली चलेगी, बोलो किसमें बहुत ज्यादा जल्दी चलेगी, किसमें? पायरोल में, एज कंपेयर टू द बेंजीन रिंग। तो ये सेकंड फैक्ट था जो हमने एक्सप्लेन किया, जिससे ये हम एक्सप्लेन कर पाए कि रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। रेजोनेंस चली तभी तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तभी तो उसमें बेंजीन रिंग से भी जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली। तो दैट इज द नेक्स्ट फैक्ट जो एक्सप्लेन करता है कि पायरोल के अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलती है। उसके बाद लास्ट वन, ये पाया गया कि नाइट्रोजन के ऊपर तो देखो लोन पेयर है, लोन पेयर है तो वो अच्छा बेस होना चाहिए, लेकिन ये पाया गया कि देयर बेसिसिटी इज लेस देन द एलिफेटिक एमीन्स। इनकी बेसिसिटी एलिफेटिक एमीन से कम है। क्यों है? क्यों हो गया ये कम बेसिक? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? स्टेबल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से अब लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है नहीं नाइट्रोजन के ऊपर कि वो बाहर किसी एक्सटर्नल स्पीसी को डोनेट कर पाए, क्योंकि बेस तो वही होता है ना जो अपने लोन पेयर को किसी एक्सटर्नल स्पीसी को डोनेट करे। अब ये डोनेट नहीं कर पाएगा, इसके बाहर एक्सटर्नल स्पीसी को, आउटसाइड स्पीसी को डोनेट करने की इसकी क्षमता कम हो गई। सो इट इज द लेस बेसिक। तो ये जो इसकी लेस बेसिसिटी है आपकी किस चीज की? पायरोल की। ये भी एक सपोर्टिंग फैक्ट है कि पायरोल के अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चली है। पायरोल के अंदर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे गेट इन्वॉल्वड इन द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें रेजोनेंस प्रोसेस चली है, कि पायरोल की जो स्ट्रक्चर अकेली एक स्ट्रक्चर नहीं, उसमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो बनना है वो एक्सप्लेन किया, और उसके एक्सप्लेन करने के लिए उसके फेवर में ये डिफरेंट फैक्ट्स थे जो हमने आपको बताए। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल। अब हमारी दो स्ट्रक्चर बच गई, अब हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी फ्यूरान की। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने समझ ली, तो उसके बाद आपकी फ्यूरान और थायोफिन के स्ट्रक्चर को समझना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन होगी, सिर्फ हीटेरोएटम ही तो चेंज होगा। बोलो पायरोल में कौन था हीटेरोएटम? नाइट्रोजन। फ्यूरान में कौन आएगा? ऑक्सीजन। और थायोफिन में कौन आने वाला है? सल्फर। दैट इज द ओनली डिफरेंस, हीटेरोएटम का डिफरेंस। अदरवाइज all other explanation will remain the same. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्यूरान के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो फ्यूरान की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप देखें तो देखो फिर से हमने ड्रा की, ऑक्सीजन है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड ड्रा किया। जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर देखो एक एच लगा हुआ, हर एक कार्बन के ऊपर इसी टाइप से होगा। अगर हम उसी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या हो गई? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2, क्योंकि आंसर इज 3। अगर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस में 2 लोन पेयर, तो आंसर आ गया 4, 4 का मतलब sp3। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। इसी बात को ध्यान में रखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखी कार्बन की, तो वैलेंस शेल में 2s2 2p2, उसी टाइप से और ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर लिखी, एक्साइटेड स्टेट है इसकी। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की कॉन्जुगेशन लिखी, वैलेंस शेल क्या हो गई बोलो? 2s2 2p4। इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। ऑक्सीजन के अंदर क्या देखा? 2s में भी एक लोन पेयर, 2p एक एक्स के अंदर भी देखो लोन पेयर दिखाया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हमने पहले ही पता कर लिया, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, ऑक्सीजन की होगी sp3। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या दी हमने, हाइड्रोजन की भी लिख देते हैं 1s1। देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया 1s के अंदर। अब क्या होगा बोलो कार्बन में? देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो हमने रफ काम किया है, उसी को ध्यान में रखा। अब हमने लिखा यहाँ पे कि इन केस ऑफ द फ्यूरान ईच कार्बन एटम हैज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब क्या होगा? कार्बन के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं 1s एंड द 2p orbitals, atomic orbital will undergo intermixing to give the 3 new orbitals, that is the sp2 hybrid orbital having the same energy and the same shape. तो इसी टाइप से अगर हम बात करें किस चीज की? ऑक्सीजन की, तो उसमें क्या चलेगी? sp3। तो मींस 1 तो 2s और 3 2p orbital intermix with each other to give the 4 new orbitals having the same energy and the same shape, that is the 4sp3 hybrid orbital. अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देंगे। हम
ओवरलैपिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अब ऑर्बिटल्स की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने क्या देखा बोलो, सबसे पहले मैंने किसके ड्रा कर दी ऑर्बिटल, कार्बन के, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, 3 ही हमने sp2 दिखाए, हर एक के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड, ये भी कार्बन, क्योंकि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। नेक्स्ट वन, दैट इज आल्सो कार्बन। लेकिन इससे पहले एक चीज और बता दें, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में sp2 के बीच बोलो क्या बनेगा, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी कार्बन का है तो sp2 के बीच सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, ये भी कार्बन का है तो sp2 के बीच बोलो क्या, आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये नेक्स्ट बोलो किसके दिखाए हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने दिखाए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने शो किए। 2 के अंदर तो क्या दिखाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे वैलेंस शेल कॉन्केशन भी हमने ऑक्सीजन की लिखी थी, आप साइड बाय उधर भी नजर देख सकते हैं। देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2 में लोन पेयर हमने दिखाए हैं। तब होगा क्या, कार्बन का एक sp3, अब कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp3 के साथ देखो क्या दिखाया, ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। अब दिखाते हैं दूसरे, कार्बन का जो एक और बच गया देखो sp2, ये ऑक्सीजन के देखो इधर sp3 के साथ फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड सारे बन चुके हैं। अब उसके बाद अब क्या करें, अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। अब हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन हर कार्बन के पास, देखो कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है ना, जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो ये हाइड्रोजन आया एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ने क्या किया, ओवरलैपिंग, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। देखो सेकंड H आया, इसने भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना लिया सिग्मा बॉन्ड। ये नेक्स्ट, कार्बन के sp2 के साथ इस हाइड्रोजन ने भी क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ये नेक्स्ट, इसने भी कार्बन के sp2 के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। 4 ही हाइड्रोजन थे, बना लिए यहाँ पे 5 हाइड्रोजन नहीं है, वो पायरोल के केस में थे, क्योंकि पायरोल के केस में नाइट्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था और उसने भी क्या बनाया था, एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के देखो जो 2 ऑर्बिटल बच गए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, उनके पास तो लोन पेयर है, तो इसलिए 4 ही हाइड्रोजन होते हैं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, Sc4H4O। तो यहां तक की जो स्ट्रक्चर बन गई, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने नीचे ड्रा कर दिया। अब एक चीज बताएं, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें बचा हुआ है ना, देयर इज 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम। अब वो क्या करेंगे, देखो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमने शो कर दिए, तो ये क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग, और इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई फ्यूरान की। तो इस टाइप से हमने ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस चीज की एक्सप्लेन की, फ्यूरान की। जैसे पीछे हमने एक्सप्लेन की थी, क्या फ्यूरान की यही एक स्ट्रक्चर है, क्या फ्यूरान के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, क्या वो सिंगल ही बॉन्ड है। तो अब ये सिंगल है या नहीं वो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं बाय द प्रोसेस दैट इज अ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्यूरान के अंदर चलेगी या नहीं, जैसे पायरोल के अंदर चली थी उसे वैसे ही फ्यूरान के अंदर भी चलेगी। देखो कैसे, ये हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के लॉन पेयर चाहे 2 हो, लेकिन एक ही लोन पेयर हमेशा इन्वॉल्व होता है। ये बेसिक फैक्ट आप हमेशा ध्यान रखना कि any atom having one lone pair or more lone pair, only one lone pair will get involved in the formation of the coordinate bond। तो आगे जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इकट्ठे हम डोनेट करते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आप ध्यान रखें। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट बिहेव्स लाइक द कोवेलेंट बॉन्ड, बनने के बाद वो कोवेलेंट जैसा ही हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट हो गए, तो कार्बन एटम नंबर 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज। देखो ये अब कार्बन एटम के ऊपर नंबर 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है दोबारा से देखें ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है अब उससे अगले डबल बॉन्ड के साथ, तो इट मीन फिर रेजोनेंस चलेगी। देखो फिर दिखा दी हमने। तो कार्बन एटम नंबर 5 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन एटम नंबर 5 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो नंबर 2 वाला डबल बॉन्ड है उसके साथ देखो फिर से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो फर्दर देखो हमने मूवमेंट दिखा दी, फिर से रेजोनेंस चल पड़ी। कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन एटम 2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर देखो आगे फिर डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो फिर से हमने नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल हमने दिखा दी, और इस टाइप से अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो टोटल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, इसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि न्यूट्रल है, बची हुई सारी स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें बोलो क्या है, आपके सेपरेशन ऑफ चार्ज हो चुका है, जो कि कम स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब उसी टाइप से हमने क्या देखा कि जो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे फ्यूरान के अंदर, उसकी जो रेजोनेंस जो एनर्जी निकली वो कितनी है, 72 किलो जूल पर मोल। बेंजीन की 151 होती है जैसे हमने पीछे बताया था। डाइंस की भी 12.5 होती है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है ये बेंजीन से कम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्यूरान के अंदर तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि न्यूट्रल है, जिसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, जो ज्यादा स्टेबल है। जबकि बेंजीन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं, देखो नंबर 1 और ये नंबर 2, जिसके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। मीन ज्यादा एनर्जी किस में निकलेगी, बोलो बेंजीन के केस में, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर स्टेबल हो चुकी हैं, जबकि फ्यूरान के केस में सिर्फ एक थी।
इसलिए ज्यादा एनर्जी निकलेगी यहाँ पे। एक चीज और, दूसरा कि वो क्या, पायरोल आपके क्या नाम है, जो पहली स्ट्रक्चर बोलो कौन सी थी आपकी, पायरोल थी। पायरोल की स्ट्रक्चर के अंदर जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो आपकी क्या थी, वो आपकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा थी। यहाँ पे थोड़ी कम क्यों हो गई, कम इसलिए हो गई क्योंकि जो नाइट्रोजन था वहां पे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके लोन पेयर इजीली इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस के अंदर, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। फ्यूरान के अंदर थोड़ी कम हो गई एनर्जी रिलीज। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी फ्यूरान की कम क्यों है, ये आगे हम आपको बताएं भी दोबारा से भी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है फ्यूरान की वो कम होती है, पायरोल से कम होती है। बोलो क्यों होती है, क्योंकि किसके लोन पेयर इजिली इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस के अंदर, आपके नाइट्रोजन वाले, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर थोड़े कम इन्वॉल्व होंगे। कम इन्वॉल्व होंगे तो कम आपका डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, कम डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उसकी वजह से कम एनर्जी निकलेगी। इसलिए जो रेजोनेंस एनर्जी है फ्यूरान की पायरोल से कम होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्लियर हो गया इतना। इसके बाद आगे चलते हैं डाइंस के अंदर। तो डाइंस के अंदर उसी टाइप से ये ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर, ये हमने मूवमेंट दिखाई, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल आ जाएगा और सिंगल की जगह डबल, और सेपरेशन ऑफ देखो चार्ज हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है डबल सिंगल डबल, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकती है बड़ी आराम से ऐसे। तो वन एंड के ऊपर देखो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई वहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन हम आपको पहले ही पीछे बता चुके थे, तो इसलिए इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, कम। पायरोल के अंदर, फ्यूरान के अंदर तो बोलो क्या है, सर्कुलेशन है, रिंग के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है, यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन है, कम एनर्जी निकलेगी। देखो 12.5 ही है इसकी रेजोनेंस एनर्जी डाइन की, और 72 बोलो किस चीज के अंदर रेजोनेंस एनर्जी, फ्यूरान के अंदर है। तो ये बेसिक बेसिक बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब आगे उसी टाइप से एक्सरे एनालिसिस ने बताया, अब ये बोलो क्या बताया, जैसे कि पायरोल में बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड ही होता तो बॉन्ड लेंथ बोलो कितनी होनी चाहिए थी, 143 पिकोमीटर। देखो ये 143 पिकोमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे फ्यूरान के केस में कितनी मिली, 137 पिकोमीटर मिली। तो 137 पिकोमीटर का मिलना ये एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड लेंथ छोटी कैसे हुई, वो तभी हुई होगी जब रेजोनेंस प्रोसेस चली है। तो रेजोनेंस प्रोसेस चलने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन बढ़ गई एंड बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर, मींस ड्यू टू द रेजोनेंस। तो इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर पाए एक्सरे एनालिसिस के द्वारा कि फ्यूरान के अंदर भी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, इसके अंदर भी जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। और भी फैक्ट है जैसे पायरोल के अंदर थे, पहला वही कि ये एक्सपेक्टेड एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता बिकॉज इट हैज द हाई डिग्री ऑफ एरोमेटिक करेक्टर लाइक द अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल। हक्कल रूल के अनुसार हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी। तो ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर थे, आप गलत काउंट मत कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, कभी आप ऐसे काउंट कर दें कि जी फ्यूरान के अंदर तो देखो दो आपके पाई बॉन्ड थे, देखो 1 और 2, देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो वहां पे हो गए, देखो मैंने डॉट से दिखाया, प्लस 2 लोन पेयर हैं, कभी दोनों लोन पेयर को काउंट कर लो कि टोटल तो जी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए पाई बॉन्ड के और 4 हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हमने दिखा रखे। नो, ऐसा नहीं करेंगे, मैंने फिर बताया आपको कि किसी भी एटम के पास चाहे एक लोन पेयर हो चाहे 2 लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल गेट इन द रेजोनेंस। सिर्फ एक लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, दूसरा नहीं हुआ है, तो जितने इन्वॉल्व हुए हैं उन्हीं को काउंट करना, आप कभी सभी को काउंट कर दें तो ऐसी गलती मत करना काउंटिंग में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हो गए, 6 हो गए, 4 तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, सिर्फ 2 ही काउंट करेंगे आप, बचे हुए 2 क्योंकि इन्वॉल्व ही नहीं हुए रेजोनेंस में तो उनको आप काउंट ही क्यों करेंगे। तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फिट हो गया। और इसके साथ साथ क्या हो गया, इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी होगी क्योंकि लगातार अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। और साइक्लिक कंजुगेशन क्यों है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑक्सीजन के लोन पेयर देखो, राइट साइड में देखो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो राइट लेफ्ट दोनों साइड में देखना जरूरी है, ये आप जरूर ध्यान रखना। कभी एक साइड में ही देख लो, देखो मैं आपके सामने देखो एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, देखो यहाँ पे सामने देखो मैंने ये ऑक्सीजन और ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, ऑक्सीजन के देखो मैंने लोन पेयर भी शो कर दिए, और एक साइड में मैंने सिंगल और ये डबल बॉन्ड लगा दिया। तो क्या आप इसमें कह देंगे कि इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है? नो, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर देखो एक साइड में तो देखो डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, दूसरी साइड में देखोगे तो देखो सिंगल 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 है ही नहीं अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड के साथ, तो आप नहीं कहेंगे इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। साइक्लिक कंजुगेशन वो होती है जो पूरे रिंग के अंदर लगातार डबल सिंगल डबल दिखे, ऐसे ऑक्सीजन के लोन पेयर दोनों साइड में
डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने चाहिए थे। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी इस बात का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट और कौन सा फैक्टर था जो पीछे भी हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन शो नहीं करते, वो तो हमने ऊपर बता दिया। क्योंकि एडिशन अगर शो करते तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो इसलिए एडिशन रिएक्शन को ये शो नहीं करते। अगर करें भी गए, जैसे बेंजीन में भी चलाते थे हम एडिशन रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, तो लेकिन these addition reaction requires vigorous condition. Vigorous condition means high temperature is required, high pressure is required, means high activation energy is required, and even the presence of the catalyst is required. Catalyst are those substances which increase the rate of reaction. तब जाके addition reaction चलती थी बेंजीन में। ऐसे ही अगर इनमें हमें करनी पड़ेगी addition reaction, they requires vigorous condition, easily नहीं चलेंगी, विग्रस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। विग्रस शब्द का मतलब है हाई टेम्परेचर मींस हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, यूज ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, तो उसको विग्रस कंडीशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से इजी दिखा देते हैं, जैसे पायरोल भी इजी दिखाता था। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस प्रोसेस चलने की वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी चल जाएगी। बेंजीन में कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज है नहीं, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है, कहीं पे किसी भी कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इजीली इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अटैक नहीं करेगा। मींस अटैक तो करेगा क्योंकि इसके पास भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रोफाइल को। जिधर नेगेटिव चार्ज दिखे वही तो जल्दी अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज तो देखो फ्यूरान की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ गया, ऐसा बेंजीन में तो नहीं आता। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन इजीली दिखाता है? वो दिखाता है फ्यूरान, वो दिखाता है पायरोल जो हमने पहले पढ़ लिया। देन द बोलो कौन? आपके बेंजीन। तो नेक्स्ट ये स्पॉटिंग फैक्टर था, ये नेक्स्ट एविडेंस था, ये प्रूव करने के लिए कि फ्यूरान की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलती है, रेजोनेंस इज इन्वॉल्व। उसके बाद लास्ट हमारी स्ट्रक्चर है थायोफिन की। अब थायोफिन में देखो एक ही डिफरेंस है, जो हमने फ्यूरान पढ़ लिया, ओ की जगह एस आ जाएगा। क्यों? ग्रुप 16 का ही तो एलिमेंट है। ग्रुप 16 में पहले ऑक्सीजन आता है, फिर आपका सल्फर आता है, अदरवाइज ऑल अदर एक्सप्लेनेशन आर सेम। फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। देखो हम एक्सप्लेन करें तो थायोफिन की स्ट्रक्चर उसी टाइप से पेंटागन स्ट्रक्चर, एक हमने सल्फर लिखा, उसके बाद ये डबल डबल बॉन्ड लगाए, हर कार्बन के पास देखो एक एच है। उसी टाइप से मैंने आपको बताया था, पहले रफ स्ट्रक्चर ड्रा करें, रफ स्ट्रक्चर ड्रा करके और ये पता लगा लें कि किसकी हाइब्रिडेशन क्या है। तो कार्बन के देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा लोन पेयर 0 है, तो आंसर 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर के पास क्योंकि ग्रुप 16 है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए लोन पेयर की फॉर्म में, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, तो 2 + 2 = 4। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी? sp3। इस बात को ध्यान में रखते फर्दर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी 1s2 2s2 2p2 2p वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल को ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर में लिखे, ये हमने लगा दी डायरेक्ट कार्बन की स्ट्रक्चर, और ये एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि हमने 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में जंप करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम किसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे बोलो? सल्फर की। देखो 16 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। वैलेंस शेल में कौन है बोलो? 3s2 3p4। लेकिन साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, आपने बेसिक फैक्ट पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि पहली शेल में एक ही सब शेल होती है, दूसरी में 2 होती हैं, एस और पी, तीसरी शेल में 3 चीजें होती हैं, एस पी और डी। इसका मतलब इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे याद दिला दिया। एप्लीकेशन आप देख पाएंगे किस टाइप से, क्या एप्लीकेशन है इसकी। तो देखो अब हमने इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना दी। देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 3p में 4 थे, तो हर्ट्ज रूल ही यूज किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप सिंगली अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल। 3p में पहले एक एक करके भरा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। उसके बाद लोन पेयर आपके 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो लिखते हैं, ऊपर हमने लिखी देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन की 1s1, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमने बना दी कि एक ऑर्बिटल 1s, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन बोलो कार्बन की क्या थी? sp2, तो उसी टाइप से एक तो s और 2p आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर टू गिव द 3 न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी एंड द सेम शेप। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 3। एक आपका जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि एक s और 2 ही p तो इंटरमिक्स हुए हैं। लेकिन कार्बन की वैलेंस शेल में तो देखो 4 ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेड है, एक s में है, p के 3 थे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक s और 2 p ही तो इंटरमिक्स हुए हैं। एक तो अभी बच गया, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बचा हुआ है, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा, जैसे पीछे भी हमने सीखा था। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करनी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम देख लें कि जो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो सल्फर है उसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3। तो देखो एक s और 3p,
atomic orbital intermix with each other to give the 4 new orbitals called as the sp3 hybrid orbital having the same energy and the same shape. हम सेम एनर्जी है सेम शेप क्यों बोल रहे हैं? देखो सभी की शेप एक जैसी होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो ऐसी नहीं होती। देखो एस आपका स्फेरिकल था, पी की डबल शेप थी आपकी, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सभी सेम शेप के होते हैं। एक बिगर लोब होता है, एक स्मॉलर लोब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को। तो अब हम ये यहाँ से रब कर देते हैं। हम पहले ही सीख चुके थे ये कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस के ऊपर हम ये बातें बड़ी आराम से लिख देते हैं, ये भी तो लिखनी जरूरी थी। उसके बाद देखो ये बोलो कौन है, ये हमने किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाए? कार्बन के, क्योंकि 3 ही दिखाए हैं, sp2 थी, हर एक के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड, ये भी कार्बन का, तो दोनों कार्बन का एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में बोलो क्या कर गया, सॉरी एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या कर गया, ओवरलैप, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट भी कार्बन आ गया, sp2 आपस में ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस टाइप से क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट ये भी देखो कार्बन sp2 के बीच में बोलो क्या बना, ये सिग्मा बॉन्ड। ये नेक्स्ट बोलो कौन, ये ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें हमने क्या दिखाया बोलो, 2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 2 के अंदर बोलो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमने दिखाया सल्फर के बारे में। उसके बाद अब क्या होगा बोलो, सल्फर के देखो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर का, कार्बन के sp2 के साथ देखो सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही एक sp3 सल्फर का, दूसरी साइड में कार्बन के sp2 के साथ बोलो क्या, सिग्मा बॉन्ड। और इस टाइप से ये स्ट्रक्चर यहाँ तक बन गई। अब क्या करें, अब हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि हर एक कार्बन के पास आप देखें एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, अब आ गया हाइड्रोजन, हर कार्बन के पास आएगा। देखो ये फर्स्ट हाइड्रोजन आ गया, sp2 एक कार्बन के sp2 के साथ बोलो क्या बनाया इसने, ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा H आया, देखो दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ये बनाया सिग्मा बॉन्ड। अब ऑक्सीजन सल्फर के पास तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सल्फर के पास जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल हैं उनके अंदर लोन पेयर है, कोई अनहाइब्रिड क्या नाम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो क्या आपके कार्बन जो सल्फर है, क्या हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि कोई भी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर के पास अभी ऐसा नहीं बचा हुआ जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए अगला हाइड्रोजन भी किसके पास जाएगा, देखो कार्बन के पास। कार्बन के sp2 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसे ही लास्ट हाइड्रोजन देखो sp2 के साथ देखो ये फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये बन गई आपकी, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब सल्फर के पास देखो 2 लोन पेयर दिखा दिए, हर कार्बन ने एडजेसेंट कार्बन के साथ देखो 2 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन के पास। अब क्या बच गया, नाउ द ईच ऑफ द कार्बन एटम हैज 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो हमने शो किया, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, जिसकी वजह से ये थायोफिन की स्ट्रक्चर बन गई। फिर वही बातें जो हमने पायरोल में पढ़ी थी, आपकी क्या नाम है, फ्यूरान के अंदर पड़ी थी, वही थायोफिन के अंदर। क्या इसकी यही स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है? क्या ऑक्सीजन और क्या नाम है सल्फर और कार्बन के बीच क्या सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, क्या सिंगल बॉन्ड ही होगा, या डबल बॉन्ड करेक्टर भी आएगा, क्या इसमें रेजोनेंस चलेगी या नहीं चलेगी? तो अब उस बात को लास्ट में अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो रेजोनेंस चलेगी थायोफिन में, देखो कैसे नंबरिंग की 1 2 3 4 5। सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस के अंदर, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। किस लिए होगा, टू एक्वायर द एरोमेटिसिटी, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल। तो देखो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए सल्फर के, दोनों साइड में देखे साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं, दोनों साइड में। राइट साइड में देखो सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में देखो उधर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, मींस इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। तो सल्फर का एक लोन पेयर, दोनों नहीं एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। देखो 2 तो पाई बॉन्ड है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर के हो गए ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। साइक्लिक कंजुगेशन भी होगी, एरोमेटिक हो गया, स्टेबल हो गया, इसलिए इसमें रेजोनेंस चलेगी। तो ये हमने देखो रेजोनेंस दिखाई, कार्बन एटम नंबर 3 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो कार्बन एटम नंबर 3 जिसपे नेगेटिव चार्ज, वो अगले डबल बॉन्ड के साथ फिर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, फर्दर देखो रेजोनेंस चल पड़ी है। फिर कार्बन एटम नंबर 5 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन एटम नंबर 5 जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ देखो फिर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट, नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में चले आप आगे। कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये उसी डायरेक्शन में चलते रहे, फर्दर देखो डबल बॉन्ड के साथ फिर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, ये देखो फिर रेजोनेंस चली, एंड सो ऑन, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो इसमें क्या देखा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। 4 स्ट्रक्चर ये अनस्टेबल हैं जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है। पहली स्ट्रक्चर न्यूट्रल है थायोफिन की, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मींस अब अगला पॉइंट ये आ गया, जो रेजोनेंस एनर्जी है थायोफिन के अंदर वो 125 है। ध्यान दें आप,
आपने देखा था पायरोल में रेजोनेंस एनर्जी आपने नोट डाउन की थी, फ्यूरान के अंदर आपने नोट डाउन की थी। अब थायफिन में उनसे भी कई गुना ज्यादा है, और लेकिन बेंजीन से फिर भी कम है। तो ये थायफिन में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई फ्यूरान से और थायोफिन, फ्यूरान से और पायरोल से? ऐसा क्यों? थायफिन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा क्यों है? वो इसलिए है ज्यादा, लेकिन बेंजीन से फिर भी कम है। पहले बेंजीन के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी बातें फिर बताते हैं। देखो, क्योंकि थायफिन के अंदर सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। ऐसा काम तो पहले भी था, लेकिन जो सल्फर है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहली बात। इसके लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में, पहला फैक्टर तो ये है, जिसकी वजह से ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी निकलेगी। इसलिए इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी बोलो क्या निकलती है? ज्यादा निकलती है, एज कंपेयर टू बोलो किससे? आपके फ्यूरान से जिसमें ऑक्सीजन था, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और आपके पायरोल से जिसमें नाइट्रोजन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर में देखें, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन। इसलिए जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके लोन पर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे रेजोनेंस में, उसमें ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी निकलेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसमें निकलेगी? इन तीन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखें तो थायफिन में सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, जो डाटा भी है 125 किलो जूल पर मोल। उससे कम किसमें निकलेगी? पायरोल में। उससे भी कम किसमें निकलेगी? फ्यूरान के अंदर। सबसे ज्यादा लेकिन किसमें निकलेगी? बेंजीन में। बेंजीन में ज्यादा क्यों इनसे? क्योंकि इन बेंजीन जब रेजोनेंस प्रोसेस चलती है, देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम शो भी कर रहे हैं, विच हैव नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसलिए ज्यादा रेजोनेंस चली, ज्यादा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, दो दो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हैं, मींस रेजोनेंस एनर्जी इसमें ज्यादा 151 किलो जूल पर मोल है। जबकि डाइंस के अंदर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये साइक्लिक आपकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ऑल्टरनेटिवली जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ए साइक्लिक कंजुगेशन चलती है। जबकि आपके थायोफिन के अंदर क्या थी? साइक्लिक कंजुगेशन थी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए आपके डाइंस के अंदर कम एनर्जी रिलीज होती है। अब जो एक्सरे एनालिसिस था उसने क्या बताया कि थायफिन एक प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, इसके अंदर सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। कैसा करेक्टर है बोलो? यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम ये थायोफिन लिख देंगे, थायोफिन, THIOPHENE। तो थायफिन के अंदर भी सल्फर और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है थोड़ी छोटी हो गई। क्यों हो गई बोलो शॉर्टर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। जैसे आपको हर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखें, स्ट्रक्चर नंबर 2 देखें, 3, 4, 5 आप देखें, सभी के अंदर आपको क्या दिख रहा है? सल्फर और कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है? सल्फर और कार्बन के बीच, ये ओ नहीं लिखना, देखो यहाँ पे गलती से ओ लिखा गया, यहाँ पे सल्फर और कार्बन कर ले, देखो हमने करेक्शन कर दी। सल्फर और कार्बन के बीच में बोलो क्या आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर है सभी के अंदर। डबल बॉन्ड बनने की वजह से, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो एटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। तो एक्सरे एनालिसिस ने ऐसा बताया था। तो बॉन्ड लेंथ का छोटा होना एक्सप्लेन करता है कि थायफिन के अंदर भी जो सल्फर के लोन पेयर थे, दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। फर्दर उसी टाइप से कुछ और एविडेंस भी है कि ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। इसकी एडिशन रिएक्शन शो करने की जो क्षमता है वो कम है, क्योंकि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एरोमेटिक करेक्टर अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और प्लस में इसमें साइक्लिक कंजुगेशन भी है। तो इसलिए इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एरोमेटिक करेक्टर है। इसलिए ये नहीं चाहेगा कि ये अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर दे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन चलेगी तो एरोमेटिसिटी गेट लॉस्ट, और कोई नहीं चाहता कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहेगा, इसलिए एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कौन सी शो करें? तो इसलिए दूसरा फैक्ट चलता है। दूसरा क्या? इट विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजिली। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो डिफरेंट कार्बन एटम है, दे एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, बेंजीन से भी इजीली दिखाते हैं, क्योंकि बेंजीन के अंदर आपके कार्बन एटमों के ऊपर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है थायफिन में इजी चलती है, एज कंपेयर टू बोलो किसके अंदर? आपके बेंजीन से। तो इस टाइप से ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आपके हैं, अलग से भी आपको समझाए जाएंगे। एक अलग से हम आपको लेक्चर देंगे इस चीज का, कि डिफरेंट जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है आपके, डिफरेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, कि किसके अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है वगैरह, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक अलग लेक्चर के अंदर समझाए जाएंगे। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। थैंक यू।